सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। काले पानी की सजा में देखिए, जो जितने भी खतरनाक डकैत होते थे, खतरनाक से खतरनाक अपराधी होते थे, काले पानी की सजा के नाम से थर थर कांपते थे। काले पानी की सजा के नाम से उनको यह लगता था कि हमारी चाहे जान ले लो, लेकिन हमें अंडमान की काले पानी में मत भेजो। और काले पानी में जिनको भेजा जाता था, 2, 4, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद उनकी हिम्मत ऐसी टूटती थी कि काले पानी के अंदर वो रोज के कष्टों को, यातनाओं को सहन नहीं कर पाते थे और जैसे ही मौका मिलता था वो समुद्र के अंदर छलांग लगा देते थे या अपने कपड़ों की रस्सी बनाकर फांसी खा लेते थे। उस काले पानी की सजा को भी भाई परमानंद ने हंसते हंसते झेला। वो काले पानी की सजा भी भाई परमानंद को विचलित नहीं कर पाई। अमानवीय अत्याचार होते थे, अत्याचारों को सहन करते थे और इधर उनकी धर्मपत्नी, भाई परमानंद तो जेल में है, उनकी धर्मपत्नी भाग्यसुधी जो रायजादे जमींदार की बेटी है, उनका पूरा सामान अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। क्योंकि उस समय कानून होता था कि किसी क्रांतिकारी को जब के ऊपर कोई दंड साबित हो जाता था तो उस क्रांतिकारी के पूरे परिवार की संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था, मकान को नीलाम कर दिया जाता था। मकान को नीलाम करने के साथ साथ जितने गहने, जितना धन होता था उसको जब्त कर लेते थे और इसके साथ साथ उनकी पत्नी के चूल्हे और चूल्हे के बर्तनों को भी जब्त कर लिया गया। तो उस भाई परमानंद की पत्नी भाग्यसुधी, उनको घर से निकाल दिया गया। किसी विद्यालय में उन्होंने 20-30 रुपए महीने की नौकरी की। उनको ऐसे घर में रहना पड़ा जहां पर हवा नहीं आती थी, जहां पर धूप नहीं आती थी। ऐसे घर में रहते हुए भाई परमानंद के 2 संतान थी, एक बेटा और एक बेटी। उस एक बेटे और एक बेटी को टीबी हो गई। टीबी के कारण भाई परमानंद तो जेल में थे, जेल के पीछे उन दोनों की मौत हो गई। लेकिन हम नमन करते हैं उस माता को, भाई परमानंद जी की श्रीमती भाग्यसुधी जी को, कि इतने अत्याचार होने के बाद भी, सुविधाओं में पली होने के बाद भी उन्होंने उफ नहीं की और सदैव क्रांति के कार्य को, देश की सेवा तप को मानकर आगे बढ़ती रही। तो कालकोठरी के अंदर भाई परमानंद स्वाभिमान के साथ, साहस के साथ अमानवीय अत्याचारों को सहन कर रहे थे। और अंडमान की काल कोठरी में भाई परमानंद जी को जो संबल देने का काम करता था वो महर्षि दयानंद का चरित्र करता था। वहां पर वो गीता के उपदेशों को कंठस्थ करते थे और भागवत गीता उनको संबल देती थी। उन्होंने अपने जेल के अंशों को एक पुस्तक में लिखा है, मेरे अंत समय का आश्रय। इसमें वो गीता का क्या महत्व है, गीता से कैसे प्रेरणा मिलती है, इसके बारे में पूरी बातचीत रखते हैं। और गांधी जी जब काले पानी के अंदर उनको सजाएं दी जाती थी तो एक बार उन्होंने 2 महीने की भूख हड़ताल की। और गांधी जी तब तक गांधी जी अफ्रीका से वापस आ चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता बन चुके हैं। गांधी जी को जब पता लगता है तो नवंबर 1919 में यंग इंडिया में वो लेख लिखते हैं, अंग्रेजों की खूब भर्त्सना करते हैं और भाई जी की रिहाई की मांग करते हैं। तो गांधी जी की अपील पर 20 अप्रैल 1920 को भाई जी को काले पानी की जेल से मुक्त कर दिया गया। तो काले पानी की काल कोठरी में 5 साल भाई परमानंद ने अमानवीय अत्याचार सहे। कोई दूसरा होता तो काले पानी की जेल से या तो छूट नहीं पाता, वहीं पर आत्महत्या कर लेता। लेकिन भाई परमानंद का हौसला देखिए कि भाई परमानंद जेल से बाहर आए और जेल से बाहर आकर फिर क्रांति के कार्य में लग गए। भाई परमानंद ने मेरी आप बीती के नाम से एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में उन्होंने काले पानी की सजा में किस प्रकार से काले पानी में यातनाएं देते थे उसके बारे में सारी चीजों की बातचीत की है, सारी चीजों के बारे में बताया है। भाई परमानंद जी जेल से बाहर आए तो लाहौर में फिर उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया। लाला लाजपत राय उनके अनन्य मित्र हैं। अब हम बात करें 1920 की। अब देखिए 1920 से पहले क्या होता है, 1919 में जलियांवाला कांड होता है। 1919 में ही जलियांवाला कांड के बाद गांधी जी का आंदोलन चल रहा है। गांधी जी का आंदोलन चल रहा है तो 1920 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं। वो आंदोलन चलाते हैं तो गांधी जी विद्यार्थियों से आह्वान करते हैं कि अंग्रेजों के स्कूल छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, आंदोलन करने के लिए निकल आओ। तो शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये अंग्रेजों के कॉलेज की पढ़ाई को ठोकर मार देते हैं और वो कहते हैं कि अंग्रेजों के कॉलेज में हमें नहीं पढ़ना, हमें अंग्रेजों की डिग्री नहीं लेनी,
क्यों नहीं लेनी? क्योंकि हमें अंग्रेजों की नौकरी नहीं करनी, हमें जो पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई करनी है जो हमारे ज्ञान को बढ़ाने का काम करे। तो भगत सिंह जैसे हजारों क्रांतिकारी अंग्रेजों के कॉलेजों को छोड़ देते हैं और क्रांति के काम में लग जाते हैं। अब होता क्या है कि 1922 में चोरा चोरी की घटना होती है, गांधी जी अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं। अब ये जो जिन युवाओं ने कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ा था कि हम देश की क्रांति के काम में आंदोलन करेंगे, वो एकदम उदास हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, गांधी जी ने तो आंदोलन वापस ले लिया। तो वो सब उदास और हताश हो जाते हैं। तो उस समय बड़े लीडर हैं लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इनके बारे में ये कहा जाता है कि गर्म दल के नेता थे। ये अंग्रेजों को भारत के पीट पीट कर बाहर निकालने के हिमायती नेता थे, इस उद्देश्य के नेता थे। तो भाई परमानंद लाला लाजपत राय मिलते हैं और लाहौर के अंदर नेशनल कॉलेज की स्थापना करते हैं, राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्थापना करते हैं। उसके अंदर भगत सिंह पढ़ते हैं, सुखदेव पढ़ते हैं, भगवती चरण वोहरा पढ़ते हैं, ये सारे क्रांतिकारी वहां पर पढ़ते हैं। और उस कॉलेज में देखिए कोई डिग्री नहीं मिलती थी, उस कॉलेज में ज्ञान मिलता था। तो भाई परमानंद लाला लाजपत राय उस कॉलेज में युवाओं को सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार करते थे। युवाओं को उस समय देखिए 1920, 21, 22 में रूस के अंदर क्रांति हो चुकी थी, आयरलैंड के अंदर क्रांति हो चुकी थी, दुनिया के कई देशों के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी। तो आजादी का महत्व क्या है, ये पढ़ाने का, ये बताने का काम भाई परमानंद लाला लाजपत राय, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे लोगों को तैयार करने के लिए कर रहे हैं। और उसी समय भाई परमानंद वीर बंदा बैरागी के नाम से एक पुस्तक लिखते हैं। भाई परमानंद का उस समय मानना होता है कि जब तक हम अपने देश के युवाओं को अपने देश के आदर्शों के बारे में नहीं बताएंगे, क्रांतिकारियों के बारे में नहीं बताएंगे, कुर्बानियों के बारे में और बलिदान के बारे में नहीं बताएंगे, हमारा देश कभी भी खड़ा नहीं हो सकता, हमारा देश कभी भी हमारे महापुरुषों का भारत नहीं बन सकता। तो इसके लिए वो लगातार लेख लिखते हैं, लगातार भाषण देते हैं, लगातार युवाओं को तैयार करते हैं, लगातार पुस्तकें लिखते हैं। तो बंदा बैरागी के ऊपर पुस्तक लिखते हैं। बंदा बैरागी जी का बलिदान कितना है उसके बारे में हमने बातचीत की थी कि किस प्रकार से बंदा बैरागी मुगलों की, विदेशी आतताइयों की ईंट से ईंट बजाकर खालसा साम्राज्य की स्थापना करते हैं, किस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी के एक आह्वान पर अपने तप और साधना के मार्ग को ठोकर मारकर तलवार उठा लेते हैं, गुरु जी के साहिबजादों के हत्या का बदला लेते हैं, नवाब वजीर खान को मौत की सजा देते हैं, उसको मौत की सजा देते हैं। और उसके बाद जब दिल्ली की गद्दी हिल जाती है तो उनको धोखे से गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उनकी बोटी बोटी नोची जाती है, लेकिन फिर भी वो डिगते नहीं है। एक बहुत बड़ा उदाहरण वो प्रस्तुत करते हैं कि अपने आदर्शों के लिए कैसे मरा जाता है। ऐसे बंदा बैरागी के बारे में उस समय जब कोई नहीं जानता तो उस समय भाई परमानंद उनके बारे में पुस्तक लिखते हैं और उस पुस्तक से युवाओं को प्रेरणा देते हैं। रूस आयरलैंड की क्रांति हो चुकी है। अब भाई परमानंद फिर अपनी पत्नी से मिलते हैं। पत्नी जो केवल कुछ रुपयों के वेतन के लिए बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत कर रही है, उनको अपने साथ जोड़ते हैं। और भाई परमानंद फिर शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को तैयार करने में लग जाते हैं। अब बीच में भाई परमानंद जी क्योंकि इंग्लैंड में रहे हैं, भाई परमानंद अफ्रीका में रहे हैं, तो इंग्लैंड में रहते हुए भाई परमानंद क्या देखते हैं कि इंग्लैंड के लोग अपने महापुरुषों को बहुत सम्मान देते हैं, अपने इतिहास से बहुत प्रेरणा लेते हैं। तो भाई परमानंद उस समय के नेता स्वामी श्रद्धानंद जी को एक चिट्ठी लिखते हैं और वो कहते हैं कि ये जो इंग्लैंड के जितने अंग्रेज हैं ये अपने शहीदों से, क्रांतिकारियों से, महापुरुषों से प्रेरणा लेते हैं, उनको आदर्श मानते हैं, इतिहास से प्रेरणा लेते हैं। हमारे यहाँ हमारा महाराष्ट्र, हमारा राजस्थान, इसका इतिहास, इसका जो कण-कण का इतिहास है वो रक्त से सींचा हुआ इतिहास है, जो गौरवपूर्ण इतिहास है। लेकिन हम अपने इतिहास की प्रेरणा ना तो खुद लेते हैं ना हमारी पीढ़ी को देते हैं। तो दुखी होकर वो स्वामी श्रद्धानंद जी को पत्र लिखते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी उस पत्र को अपने समाचार पत्र में छापते हैं और स्वामी श्रद्धानंद और भाई परमानंद दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं। ये सोचते हैं कि हमें अपने आने वाली पीढ़ी को अपने बलिदानियों के बारे में, महापुरुषों के बारे में बताना है। और जो पीढ़ी अपने बलिदान के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में नहीं जानेगी, वो पीढ़ी कभी भी आजाद नहीं हो सकती। आजाद हो गई तो आजादी को बरकरार नहीं रख पाएगी। तो भाई परमानंद इस काम में लगते हैं और इस काम में लगते हुए देखिए आज हम इजराइल की बात करें तो इजराइल में मेरे अभी एक मित्र हैं जो इजराइल में गए, तो वो बताते हैं कि इजराइल के अंदर जहां पर जर्मनी में जैसे यहूदियों को मारा गया था वैसे ही होलोकास्ट किया गया था, उस होलोकास्ट के म्यूजियम को दोबारा से
रिक्रिएशन करके उसके म्यूजियम के रूप में इजराइल में बनाए गए हैं। और कोई भी यहूदी बच्चा दुनिया के किसी भी देश में जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उस यहूदी बच्चे को, जैसे ही वो 18 साल का होता है तो 18 साल का होने के बाद इजराइल की सरकार से उसको फ्री में टिकट मिलती है और पासपोर्ट मिलती है, और उसको वो म्यूजियम दिखाया जाता है कि तुम्हारे पूर्वजों ने कैसे बलिदान दिया है और आज ये देश कैसे खड़ा हुआ है। चीन अपने नई पीढ़ी के बच्चों को 5वीं छठी में जब होते हैं तो अपने माता पिता के साथ वहां पर जाते हैं जहां पर जापानियों ने उनके ऊपर अत्याचार किए थे। उन अत्याचारों की कहानियों को बताते हैं, विदेशी आक्रमण के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि आजादी की कीमत कितनी है और आजादी किस प्रकार से ली गई है, और इस आजादी की रक्षा के लिए भविष्य में तुम्हें यदि बलिदान देना पड़े तो अपना बलिदान देने के लिए पीछे मत हटना। ऐसा सारे देश करते हैं। भाई परमानंद दुखी होते हैं कि अपने देश में कोई बताने वाला नहीं है, कोई प्रेरणा देने वाला नहीं है, तो स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल कांगड़ी के माध्यम से नई पीढ़ी के जागरण का काम करते हैं, समाचार पत्र निकालते हैं, पुस्तकें प्रकाशित करते हैं, और ऐसे ही भाई परमानंद भी इस सारे काम में लगे हुए हैं। इन सारे चीजों को में लगकर नए नए पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं। मेरी आप बीती के नाम से, मेरा अंतिम आश्रय के नाम से, हिंदू संगठन के नाम से, यूरोप के इतिहास के नाम से, पंजाब के इतिहास के नाम से, स्वराज्य संग्राम के नाम से, और अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू इंडिपेंडेंस के नाम से, वीर बंदा बैरागी के नाम से वो बहुत सी पुस्तकों की रचना करते हैं ताकि नई पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। तो ऐसे भाई परमानंद थे। अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किए, खूब अत्याचार किए, लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार के आगे भी भाई परमानंद कभी झुके नहीं, कभी रुके नहीं। भाई परमानंद ने जब 1930 के आसपास ये देखा कि उस समय की जो कांग्रेस है वो तुष्टीकरण के मार्ग पर चल रही है, तो वो कांग्रेस का भी विरोध करते हैं। उस समय जब वो देखते हैं कि 1930 के आसपास कि विधानसभा की 250 सीटें हैं, लेकिन तुष्टीकरण के कारण केवल हिंदुओं को 105 सीटें मिलती हैं, और कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण मुसलमानों को, मुस्लिम लीग को बाकी सीटें देनी पड़ती हैं, तो उसी समय भाई परमानंद समझ जाते हैं कि 1930 के आसपास ही कि ये अगर इसी रास्ते पर चले तो भारत का विभाजन हो सकता है, भारत के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। वो गांधी जी का विरोध करते हैं, कांग्रेस का भी विरोध करते हैं। उसके बाद वो अलग से एक हिंदू संगठन बनाते हैं, हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं, और इस देश को खंडित करने वाले षड्यंत्रों के बारे में जन जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं। 1930 में ही घोषणा कर देते हैं कि ये जो लोग हैं जिनकी निष्ठा इस भारत की भूमि में नहीं है, वो भारत का विभाजन करवा सकते हैं, वो पाकिस्तान बना सकते हैं। भाई परमानंद क्योंकि अंडमान के काले पानी की जेल में से बाहर आए थे, 1928 के बाद लाला लाजपत राय जी के जाने के बाद कांग्रेस के नेता उनके पास पहुंचते हैं कि आपने काले पानी की सजा काटी है, आप बहुत पढ़े लिखे हो, आपने कई देशों में प्रचार प्रसार किया है, तो आप कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाओ। लेकिन भाई परमानंद जी का त्याग क्या है? देखिए, कांग्रेस उस समय की बहुत बड़ी संस्था है, कांग्रेस का अध्यक्ष का सम्मान बहुत है, कांग्रेस अध्यक्ष की बात को पूरा देश बहुत ध्यान से सुनता है। उस कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए भाई परमानंद जी के पास ऑफर आता है, लेकिन महर्षि दयानंद के इस शिष्य का त्याग देखिए, वो सीधे सीधे कांग्रेसियों को लताड़ते हुए कहता है कि चाहे मेरी अर्थी को कंधा देने वाले 4 आदमी ना मिले, लेकिन मैं कांग्रेस में कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि कांग्रेस का उद्देश्य देश को संपूर्ण आजादी दिलवाना नहीं है, बल्कि समझौता करना है, देश में देश की बहुसंख्य वैदिक धर्मी आबादी के ऊपर अत्याचार करना है। यह स्पष्ट उनका मानना था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सहयोग से लगातार वो देश की रक्षा के लिए, देश के महापुरुषों के बलिदान के बारे में बताने के लिए लगातार लगे रहे, और उन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उनके जीवन की हम बात करें तो बहुत स्वाभिमानी थे। स्वाभिमानी कैसे थे कि एक बार वो जब उनको 1930 के बाद जब आवश्यकता पड़ी कि उनको आजीविका के लिए कुछ करना है, तो जोधपुर के राजा को किसी एक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता थी। उन्होंने देखा कि भाई परमानंद जी जैसे विद्वान व्यक्ति हैं जिन्होंने 1901 के आसपास एमए पास की थी, तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको लगाते हैं। लेकिन भाई परमानंद जब वहां पर जाकर देखते हैं कि ये जोधपुर का राजा, ये तो अंग्रेजों का पिछलग्गू है, तो वो हजारों रुपए के वेतन को ठोकर मार देते हैं। वो कहते हैं कि जो अंग्रेजों का पिछलग्गू है, मैं उसके साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रख सकता। तो ऐसे भाई परमानंद जी थे। तो ऐसे भाई परमानंद जी को आज हम पूरे भारत स्वाभिमान परिवार की ओर से हम नमन करते हैं।
उनको प्रणाम करते हैं। भाई परमानंद जी का एक एक विचार, एक एक भाषण, एक एक लेख स्वतंत्रता संग्राम की मील का पत्थर है। उनकी पुस्तक भारत का इतिहास नाम की एक पुस्तक थी, जिनको अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया, और प्रतिबंधित होने के बाद केवल अंग्रेजी राज में वो प्रतिबंधित नहीं रही, बल्कि आजादी के बाद भी उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रहा। ऐसी पुस्तक थी भारत का इतिहास, जिससे अंग्रेज डरते थे। और अंग्रेज कैसे डरते थे आप अंदाजा लगाइए। भाई परमानंद की जो पुस्तक भारत का इतिहास था, उसको अंग्रेजों ने बैन कर दिया, जब्त कर ली गई। कोर्ट में केस चला, भाई परमानंद ने उसके लिए अपील की तो कोर्ट में केस चला। तो भाई परमानंद जी का महत्व कितना है आप अंदाजा लगा लीजिए। अंग्रेजों का वकील कोर्ट में कहता है कि ये जो भाई परमानंद की पुस्तक है, ये विद्रोह का जीता जागता पुलिंदा है। यूरोप का, महाराष्ट्र का, पंजाब का इसमें पूरा इतिहास है। इनकी एक नहीं बल्कि सारी पुस्तकों के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये पुस्तक यदि जनता के अंदर आ गई तो भारत में विद्रोह हो जाएगा, ऐसा उनकी पुस्तकों का प्रभाव था। भाई परमानंद जी को भुलाया गया। भाई परमानंद जी के बारे में आजादी के बाद नहीं बताया गया। हम सामान्य व्यक्तियों की बात छोड़ दें, यदि आर्य समाज के व्यक्तियों से भी पूछें तो हो सकता है आर्य समाज के भी व्यक्ति, जो 100 में से 50-60 व्यक्ति हैं, वो भाई परमानंद के नाम से ना पहचाने, ना जाने। तो आज भाई परमानंद जी के इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है। हमारे आर्य समाज के प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु जी हैं, जो हमारे क्रांतिकारियों के ऊपर, आर्य समाज के विद्वानों के ऊपर, वीरों के ऊपर, बलिदानियों के ऊपर निरंतर शोध करते रहते हैं। वो जो महर्षि भाई परमानंद जी के जीवनी के ऊपर शोध करते हैं, तो वो व्यंग करते हुए कहते हैं कि लॉर्ड हॉर्डिंग के ऊपर जो बम फेंका गया और जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, आज दिल्ली में उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। लॉर्ड हॉर्डिंग के ऊपर जहां पर बम फेंका गया, वहां पर आप मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नाम से कॉलेज है। मौलाना आजाद ने क्रांति के लिए कुछ काम किया हो सकता है, लेकिन उन्होंने फांसी का फंदा नहीं चूमा था। तो लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकना अपने आप में बहुत वीरता की बात थी, लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं है। जो फांसी पर चढ़ गए उनकी कोई चर्चा नहीं है, और जो केवल कागजी सिपाही थे उनके नाम के लिए आज भवन बने हुए हैं। तो ऐसे भाई परमानंद जी थे। तो भाई परमानंद जी को हम नमन करते हैं। और भाई परमानंद जी की जो लेखनी है, उन्होंने जो यूरोप का इतिहास उस समय लिखा है, वो आज भी पढ़ने योग्य है, आज भी प्रासंगिक है। भाई परमानंद जी की जीवनी, जो मेरी आप बीती, मेरा अंतिम आश्रय श्रीमद् भागवत गीता, जो वो पढ़ लेगा वो 100% भारतीय संस्कृति में प्रेम करने वाला बन जाएगा, भारत के लिए बलिदान देने वाला बन जाएगा। ऐसे भाई परमानंद जी थे। भाई परमानंद जी के जब वो थे तो 1947 से पहले उनके नाम से अंग्रेज डरते थे, अंग्रेज कांपते थे। और भाई परमानंद जी के जाने के बाद, आजादी के बाद, जितने वामपंथी इतिहासकार हैं, जितने कम्युनिस्ट इतिहासकार हैं, जितने देशद्रोही लोग हैं, उनको आज भी भाई परमानंद के नाम से डर लगता है कि ये भाई परमानंद नाम का ये ऐसा व्यक्ति था जिसको काला पानी की जेलें डिगा नहीं सकती, जो देवता की तरह पर्सनैलिटी रखता था, जिसके अंदर भय नाम की कोई नस नहीं थी। तो उनके नाम से आज भी आधुनिक इतिहासकार, कम्युनिस्ट इतिहासकार डरते हैं कि भाई परमानंद जी को यदि देश के लोगों ने जान लिया, भाई परमानंद जी का बंदा बैरागी पढ़ लिया, भाई परमानंद जी के विचार और लेख पढ़ लिए, तो आज भी लोग कहीं भगत सिंह, सुखदेव ना बन जाए, आज भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ना बन जाए। तो ऐसे भाई परमानंद जी को हम पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत हृदय से नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और हमारे वैदिक चैनल के ऊपर परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी की कृपा से भाई परमानंद जी जो शिक्षा देना चाहते थे, महर्षि दयानंद जो शिक्षा देना चाहते थे, स्वामी श्रद्धानंद जी का जो उद्देश्य था कि हमें भारत को ऐसा भारत बनाना है, भारत को ऋषियों का भारत बनाना है, भारत को क्रांतिकारियों का भारत बनाना है, तो उसके लिए लगातार जो हमारे क्रांतिकारी काम कर रहे थे, उसी क्रांतिकारियों के काम को आगे बढ़ाने का काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है। पतंजलि योगपीठ एक ऐसी संस्था है जिसने अपना सर्वस्व इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को बनाने के लिए न्योछावर कर दिया है। पतंजलि योगपीठ में पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी की प्रेरणा से हजारों सेवा के काम चल रहे हैं, और उन्हीं सेवा के कामों में से एक काम है वैदिक संस्कृति को, हमारे वेद को, दर्शन को, गीता को, उपनिषद को, हमारे शास्त्रों को घर घर तक पहुंचाना। इसके लिए विशेष रूप से एक वैदिक चैनल बनाया गया है। इस वैदिक चैनल का यही उद्देश्य है, इस वैदिक चैनल का यही कार्य है कि देश के लोगों को घर बैठे गीता पढ़ने का अवसर मिले। आप कल्पना कीजिए, अंडमान निकोबार की काल कोठरी, जहां से जीवित वापस नहीं आ सकते,
जहां कोई सुनवाई नहीं, जहां खाने के लिए कुछ नहीं, जहां पीने के लिए कुछ नहीं, एक छोटी सी कोठरी, किसी दूसरे व्यक्ति का चेहरा दिखाई नहीं दे, कोड़ों की मार पड़ती है, हर कोड़े के साथ चमड़ी उधड़ जाती है, बाहर निकले तो जंगली जानवर खा लेंगे, और बाहर निकले तो जो आदिवासियों की बस्ती है उसमें तीर से वो मारकर जान से मार डालेंगे। रोज कोल्लू के अंदर लगना बैल की जगह, और कोल्लू के अंदर लगकर केवल कोल्लू को ऐसे ही नहीं घुमाना, भर के कोल्लू को घुमाना और उसमें 25 से 30 पौंड रोज तेल निकाल कर रखना। यदि किस 12 घंटे काम करके तेल नहीं निकले तो 24 घंटे लगातार काम करना, लगातार कोल्लू में जुटे रहना। मोटे ऐसे जूट के ऐसे वस्त्र पहनना कि जिन वस्त्रों को पहन ले तो एक दिन के अंदर चमड़ी छिल जाए। रात को यदि लघुशंका करनी हो तो कोठरी का दरवाजा बंद हो गया तो कोठरी का दरवाजा नहीं खुल सकता। रात को लघुशंका करनी हो, टॉयलेट करनी हो तो वही मिट्टी के बर्तन में अपने पास वही टॉयलेट करनी और उसी के पास रहना। मतलब नरक जैसी जिंदगी यदि कहीं देख सकते हैं तो वो अंडमान की काल कोठरी में होती थी, अंडमान निकोबार की जेल में होती थी। तो भाई परमानंद जी का हौसला देखिए, उनका संकल्प देखिए कि अंडमान की काल कोठरी में उनको नहीं पता कि वो बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। 1915 में गए, 1920 में ये तो गांधी जी ने दबाव दिया तो बाई चांस ईश्वर की कृपा से वो बाहर आ गए, नहीं तो जेल में उनको अंतिम सांस लेनी पड़ती। लेकिन उस जेल में भी अपने मनोबल को बनाकर रखना कि इस जेल की इन भयंकर काल कोठरी की यातनाओं से भी डिगना नहीं, ऐसी प्रेरणा देने का काम श्रीमद् भागवत गीता करते हैं। ऐसी प्रेरणा महर्षि दयानंद देते हैं, ऐसी प्रेरणा हमारा वैदिक धर्म देता है, हमारी संस्कृति देते हैं, हमारे वेद दर्शन उपनिषद देते हैं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी ने एक संकल्प लिया है कि वैदिक चैनल के माध्यम से हम घर घर में बच्चे बच्चे तक वो ज्ञान और विज्ञान, वो हम विद्या पहुंचाएंगे, वो जानकारी पहुंचाएंगे जिससे आने वाले समय में भाई परमानंद जैसे लोग तैयार हो सकें। और एक भाई परमानंद तैयार होता है तो वो एक भाई परमानंद भगत सिंह बना सकता है, करतार सिंह सराबा बना सकता है, सुखदेव राजगुरु बना सकता है, भगवती चरण वोहरा बना सकता है। उस भाई परमानंद के अंदर इतनी योग्यता है जो क्रांति कर सकते हैं, जो बड़ा काम कर सकते हैं। तो ऐसे भाई परमानंद बनाने की, वीर सावरकर बनाने की, मदनलाल धीगड़ा बनाने की, चंद्रशेखर आजाद बनाने की, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बनाने की, सुखदेव राजगुरु बनाने की योजना का काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है। पतंजलि योगपीठ का एकमात्र उद्देश्य है कि हमें शहीदों के सपनों का भारत बनाना है, क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाना है। वो आजादी जो 1947 में अधूरी रह गई थी, उस आजादी को पूरा करना है। और उसका पूरा करने के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी के नेतृत्व में हजारों लाखों की संख्या में कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आपको घर बैठे वो हौसला चाहिए कि जो भाई परमानंद जी को मिला था, सत्यार्थ प्रकाश से मिला, श्रीमद् भागवत गीता से मिला, तो भाई परमानंद जी के उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप प्रतिदिन वैदिक चैनल देखिए। वैदिक चैनल के ऊपर आपको वेद दर्शन उपनिषद गीता के सारे कार्यक्रम मिलेंगे। घर बैठे आप इसको देख सकते हैं। टाटा के ऊपर, एयरटेल के ऊपर ये आता है। इसके साथ साथ आप मोबाइल में आस्था की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड की गई आस्था की एप्लीकेशन के ऊपर आप ये सारे कार्यक्रम देख सकते हैं। तो घर बैठे आप वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो भारत को विश्व गुरु बना सकता है, भारत को विश्व शक्ति बना सकता है। और ऐसे ही भूले बिसरे क्रांतिकारियों को स्मरण करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का, उनके सपनों का भारत बनाने का काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है। भाई परमानंद ने उस समय 1920-22 में जो नेशनल कॉलेज, जो राष्ट्रीय विद्यालय शुरू किया था, उसका उद्देश्य यही था कि हमें लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को लात मारना है जो भारत के युवाओं को मानसिक तौर पर गुलाम बना रही है। भाई परमानंद के, स्वामी श्रद्धानंद के, शहीद भगत सिंह के जो अंग्रेजों के स्कूल को, लॉर्ड मैकाले के स्कूल को छोड़कर जो राष्ट्रीय विद्यालय में, नेशनल कॉलेज में भाई परमानंद जी के पास, लाला लाजपत राय जी के पास पढ़ने के लिए आए थे। उनका सपना था कि भारत आजाद होगा तो सबसे पहले हम इस गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को उठाकर बाहर फेंकेंगे और भारतीय शिक्षा व्यवस्था को शुरू करेंगे। भाई परमानंद जी के सहयोगी, उनके साथी स्वामी श्रद्धानंद जी ने उस समय गुरुकुल कांगड़ी शुरू किया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शुरू किया। तो ये सारे इस उद्देश्य के साथ थे कि हमें अंग्रेजों की व्यवस्था को परिवर्तन करना है। और पतंजलि योगपीठ उन्हीं महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने के लिए एक बड़े उद्देश्य के साथ काम कर रहा है कि हम भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाएं। उस बोर्ड से जब कोई बच्चा पढ़कर निकलेगा तो उसके मन में गौरव की भावना होगी, उसके मन में
गुलामी की भावना नहीं होगी। वो अपने बाप दादा को, अपने पूर्वजों को, भारत को गुलामों का, अनपढ़ों का, गंवारों का देश नहीं समझेगा। वो ये समझेगा कि भारत पुराने जमाने में विश्व गुरु था, हमने पूरी दुनिया को ज्ञान विज्ञान दिया है, तो मेरी रगों के अंदर भी भगवान राम का, योगेश्वर श्री कृष्ण का खून है और मैं खुद महान हूं। मैं अपने देश को, अपने समाज को महान बनाने का काम करूंगा। इन बड़े उद्देश्यों के साथ पतंजलि योगपीठ लग रहा है। तो आज हमने भाई परमानंद जी को श्रद्धांजलि दी। आप गूगल जरूर कीजिएगा, भाई परमानंद जी के बारे में जानिएगा, और आपको ठीक लगे तो इस भाई परमानंद जी की बात को आज बच्चे बच्चे तक पहुंचाने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही शहीदों के बारे में, महापुरुषों के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में जानने के लिए राकेश भारत के नाम से फेसबुक पेज है, इसके आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही क्रांतिकारियों की बात आपको मिलती रहे। और यूट्यूब पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी के नाम से, स्वामी रामदेव जी के नाम से, आचार्य बालकृष्ण जी के नाम से यूट्यूब के ऊपर चैनल है। उन चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको सारी जानकारी यहां पर मिलती रहेगी। और इसके साथ साथ भारत स्वाभिमान के नाम से एक चैनल है, उस चैनल के ऊपर आपको क्रांतिकारी गतिविधियों की, आंदोलन की, भारत स्वाभिमान की, शहीदों की, महापुरुषों की सारी जीवनियां आपको वहां पर मिलेंगी। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर घर बैठे आप कभी बीमार ना पड़े, तो इसके लिए आप प्रतिदिन सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज से योग आयुर्वेद सीख सकते हैं। 8 बजे इंडिया टीवी के ऊपर पूज्य महाराज जी का विशेष कार्यक्रम आता है, और इसके साथ साथ शाम को, रात को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आप आस्था और संस्कार के ऊपर पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी को योग और आयुर्वेद को सीख सकते हैं, ताकि एलोपैथिक दवाओं की गुलामी से हम अपने आप को मुक्त कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। Thank you.